बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। मतलब अगर आपके लक्ष्य के दौरान, प्राप्ति के दौरान अगर असफलता आ जाती है तो उससे सीख लेना है और अपनी गलतियों का सुधार करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में सिर्फ आपसे इतना ही गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, दिया गया हाल ही में चर्चा में रहा सर्वे वेसल्स परियोजना को कहां से प्रारंभ किया गया। विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला चेन्नई, दूसरा कोच्चि, तीसरा कर्नाटक, चौथा कोलकाता। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, चेन्नई से प्रारंभ किया गया। अब यहां एक पिक्चर भी आपको दिखाया गया है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे इसके नाम से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मित्रों तो यह गलत होने के चांस 100% है। इसी नाते इसका नाम आप जरूर ध्यान रखें, इसका नाम है इक्षक। आप इसे ध्यान रखें, INS इक्षक, INS इक्षक। पूछा जा सकता है कि INS इक्षक क्या है, तो यह एक सर्वे वेसल्स है और इसको कहां से प्रारंभ किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसे चेन्नई से प्रारंभ किया गया या इसे नौसेना में शामिल किया गया। कहां से? चेन्नई से। अगर हम बात करें चेन्नई की तो चेन्नई जो है ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई है। अगर हम यही बात कर लें कि ये सर्वे वेसल्स का मतलब क्या है या इसका आशय क्या है, तो यह एक प्रकार का सर्वेक्षणकर्ता का कार्य करेगा, या इसे साधारण शब्दों में कह लें तो इसे गाइड के रूप में देखा जाएगा। अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो गार्डन रिच शिपयार्ड जो है ये लिमिटेड, जो कि कोलकाता से संबंधित है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य गाइड का है या सर्वेक्षणकर्ता का है और इसे नौसेना में शामिल किया गया। कहां से? चेन्नई से। आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है, वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आप याद रखेंगे एडमिरल आर हरिकुमार जी जो हैं ये नौसेना के प्रमुख हैं। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में 100% स्वदेशी पोतवाहक विमान भी नौसेना में शामिल किया गया। तो इसका नाम क्या है मित्रों? तो इसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत है, जो कि 100% स्वदेशी है। और कहां बनाया गया है? तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। और इसे शामिल कहां से किया गया? तो कोच्चि, जो कि केरल से संबंधित है, यहां से शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इसके बारे में अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, डेट आपको याद रखना है कब, 2 सितंबर को शामिल किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और नौसेना के ध्वज में परिवर्तन भी किया गया। यह कहां से प्रेषित किया गया है? तो छत्रपति साहू जी महाराज के समय में चलने वाली जो सील या मोहर थी उसको नौसेना के ध्वज में शामिल किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में कोच्चि को एक उपनाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अरब सागर की रानी से किसे जाना जाता है, तो मित्रों कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए T20 वधिर टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था, तो आपका जवाब यहां होना चाहिए कोच्चि में आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा कहां प्रारंभ किया गया था, तो यह कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ यह भी पूछा जा सकता है कि अंडर
अंडर वाटर मेट्रो सेवा भारत में सबसे पहले कहां प्रारंभ की जाएगी? कोलकाता में। और किस नदी में? तो आपको याद रखना है हुगली नदी में यह सेवा प्रारंभ की जाएगी। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा जो दिया गया है ये राजस्थान। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। अब यहां जैसा कि नाम से आप यहां समझ रहे हैं, यहां आस्ट्रा दिया गया है और यहां हिंद दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हाल ही में कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन किया गया। और कहां किया जा रहा है? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां ध्यान रखना है पहली बार तीनों सेनाओं के विंग इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो डोगरा रेजिमेंट। कौन? डोगरा रेजिमेंट के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मित्रों, तो हाल फिलहाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कुछ युद्धाभ्यास आयोजित किए गए हैं, उनको हम यही रिकॉल कर लें। अगर बात कर रहे कोकाडू युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो डार्विन। कहां मित्रों? डार्विन में किया गया था। और यह कहां से संबंधित है? या ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में अगर पूछ लिया जाए मित्रों, राष्ट्रमंडल खेलों का जो 23वां संस्करण या कॉमनवेल्थ का 23वां संस्करण जो कि 2026 में आयोजित किया जाएगा, यह कहां किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां किया जाएगा मित्रों? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आपको भूलना नहीं है मालाबार। कौन सा मित्रों? मालाबार युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो आप ध्यान रखेंगे क्वाड देशों में भारत, जापान, साथ ही साथ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जो ये देश हैं, ये क्वाड देशों के नाम से जाने जाते हैं। और इनके बीच जो युद्धाभ्यास होता है इसे मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए पिच ब्लैक, कौन सा युद्धाभ्यास मित्रों? पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में किया जाता है? तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजन किया गया? तो आप याद रखेंगे गरुण। कौन सा युद्धाभ्यास मित्रों? गरुण युद्धाभ्यास, जो कि वायुसेना का युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ वरुण भी याद रखना है, वरुण भी फ्रांस के साथ होता है। और ये कौन सी सेना? तो ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। यह भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप अगला प्रश्न भी याद रखेंगे फ्रांस। और यहां से अगर प्रश्न में कर दिया जाए गरुण शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ आयोजित किया जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया। कौन मित्रों? भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो आपको याद रखना है टी20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। विजेता देश कौन रहा है? तो दूसरी बार विजेता देश के रूप में इंग्लैंड रहा है। और उप विजेता कौन रहा है? तो पाकिस्तान जो है उप विजेता के रूप में रहा है। अगर इसी क्रम में आपसे पूछ लिया जाए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, कौन है? तो एंथोनी एल्बानीज जो हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा मित्रों जो है इनकी राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां पर ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम भूमि क्या है? अरल झील जो है ये न्यूनतम झील है। और आपको याद रखना है विक्टोरिया मरुस्थल
विक्टोरिया। विक्टोरिया मरुस्थल का संबंध किस देश से है? तो आप याद रखेंगे विक्टोरिया मरुस्थल का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और यहां एक पिक्चर भी दिखाया गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान में किया गया, जो कि तीनों सेनाएं पहली बार इसमें शामिल हुई और डोगरा रेजिमेंट के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आप ध्यान रखेंगे भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में किसे चुना गया है? तो अनिल चौहान। कौन है मित्रों? अनिल चौहान है, इनको चुना गया है भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में। अगर हम बात करें पहले कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी जो थे ये पहले भारत के सीडीएस थे। साथ ही साथ पूछा जाता है तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा जस्टिस मोबाइल ऐप को प्रारंभ किया गया? देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा अमित शाह, चौथा जो दिया गया है जगदीप धनखड़। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर 20 सही है। अब यहां से जस्टिस मोबाइल का उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ ये कब प्रारंभ किया गया? डेट आपको याद रखना है 26 नवंबर 2022। 26 नवंबर 2022। अगर बात करें 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 26 नवंबर के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जस्टिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया है जस्टिस मोबाइल ऐप का, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए कि पहला संविधान सभा का बैठक कब बुलाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था और यहीं पे दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद जी को चुना गया था। अगर बात करें दूसरी बैठक कब बुलाई गई थी, तो आप याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था और यहां पर अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे अन्य दो व्यक्तियों के बारे में। उपाध्यक्ष के रूप में मित्रों किसे चुना जाता है? तो एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है और संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे बी.एन. राव जी को चुना जाता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, तो उन महिलाओं की संख्या जो है ये 15 है, यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कि संविधान दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है, तो 2015 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। इससे पहले विधि दिवस के रूप में इसे मनाया जाता था, आपको ध्यान रखना है। अब बात हो रही विधि की, तो आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में विधि आयोग का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में विधि आयोग का गठन किया गया था। आप याद रखेंगे काल इनका 1828 से लेकर 1834। इसी समय 1829 में सती प्रथा का अंत भी पूछा जाता है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में किया गया था 1829 में। इसी क्रम में आप याद रखेंगे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले को चुना जाता है। और अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो एम.सी. सीतलवाड़ जी को चुना जाता है। अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा है कि भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप ध्यान रखेंगे ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी
अमावती को भारत का 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें भारत की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित, तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है। और नवीनतम कौन सा है, तो अमरावती। अमरावती जो है ये नवीनतम है और ये कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी में भारत का नवीनतम जो हाई कोर्ट है उसका निर्माण किया जा रहा है अमरावती में। साथ ही साथ आपको यही याद रखना है कि इसमें जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 33 + 1 है। आपको याद रखना है महिलाएं कितनी है, तो 4 महिलाएं हैं। साथ ही साथ भारत के हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। और इससे पहले भारत के 49वें कौन थे, यू ललित जी जो थे ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। साथ ही साथ आपसे अगर पूछा जाए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल कानिया थे। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं के माध्यम से पूछा गया है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसका है। अब यहां पहला विकल्प दिया गया है आईआईटी मैसाचुसेट्स, दूसरा दिया गया है आईआईटी ऑक्सफोर्ड, तीसरा आईआईटी दिल्ली, चौथा दिया गया है आईआईटी बेंगलुरु। अगर ओवरऑल की बात करें तो इस रैंकिंग में विश्व में पहले पायदान पे कौन सा है, तो आईआईटी मैसाचुसेट्स है। आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व में पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो आईआईटी मैसाचुसेट्स है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम बात करें भारत का कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो शामिल है पहले स्थान पे, तो 29वें पायदान पे आईआईटी दिल्ली। क्या है, आईआईटी दिल्ली जो है ये आपका 29वें पायदान पे है। और इसी क्रम में आपको याद रखना है आईआईटी बंगलुरु जो है ये शामिल है दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे आईआईटी बॉम्बे जो है ये शामिल है। आपको इनको क्रम के आधार पर जरूर याद रखना है। अब बात हो रही है इंडेक्स की, रैंकिंग की, तो हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स चर्चा में रहे हैं। अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो वास्तव में आने वाले प्रश्न हमारे गलत होने वाले नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 180वें पायदान पे है। मतलब 180 देशों में अंतिम पायदान पे कौन है पर्यावरण प्रदर्शन में, तो यह भारत का स्थान है। अगर हम बात कर ले यहीं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की मित्रों, तो भारत का स्थान 150वां है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 135 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है, तो यह भी 135 है। अगर पूछ लिया जाए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 136 है। अगर पूछा जाए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 132 है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए आपसे सतत विकास में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 120वां है। और भूखमरी सूचकांक की बात की जाए भारत का स्थान कितना है, 107वां है। और अगर ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में पूछा जाए तो भारत का स्थान 112वां है। साथ ही साथ आपको याद रखना है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है। और नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 40 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, ये 43 है। यह भी आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में इन्हीं इंडेक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है खेल की परिदृश्य से हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया।
देखिए हमारा जो विकल्प दिया गया है, पहला पीटी ऊषा, दूसरा एमएस मैरीकॉम, तीसरा शरद कमल, चौथा विश्वनाथ आनंद। ये चारों नाम बहुत खतरनाक नाम है। यकीन मानिए जब भी परीक्षाएं होंगी यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट डाउन करेंगे। यहां हमारा जो पहला विकल्प सही होगा, ये विकल्प नंबर ये सही होगा, पीटी ऊषा। अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो भारत में एक प्रश्न पूछा जाता है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उपनाम है उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी ऊषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि इन्होंने सियोल ओलंपिक में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और ऐसा करने वाली ये पहले भारतीय महिला के रूप में थी। अगर हम बात करें कब ये हुआ था सियोल ओलंपिक, तो 1986, कब 1986 ईस्वी में यह हुआ था। अगर हम बात कर ले यहां अगले महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो पीटी ऊषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इसी क्रम में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली। कहां है? नई दिल्ली में है। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये पहली महिला के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। यहां से भी प्रश्न बनने की प्रायिकता सर्वाधिक है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है माधुरी पुरी जो बुच हैं, इनको सेबी का पहले महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में आपको याद रखना है भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटी ऊषा को चुना गया है। इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता था। और आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरल के कोझिकोड से संबंधित है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें दूसरी की, तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा एथलीट आयोग का भी गठन किया गया है। दोस्तों यह भी संस्था खूब चर्चा में रही है। तो आपको याद रखना है कितने सदस्यों को या कितने खिलाड़ियों को इसमें चुना गया है? तो 10 खिलाड़ियों को चुना गया है। यहां अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां एमएस मैरी काम को चुना गया है। और इनका खेल क्या है? ये बॉक्सिंग है। और बॉक्सिंग में भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता के रूप में कौन रही हैं? तो ये एमएस मैरी काम रही हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है शरद कमल। कौन? शरद कमल को चुना गया है। यह भी खूब चर्चा में है। यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। अगर पूछा जाए कि 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये शरद कमल है। अगर आपसे पूछा जाए 2022 में 22वां संस्करण कॉमनवेल्थ गेम का, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, इसमें सर्वाधिक पदक विजेता भारत के कौन से खिलाड़ी रहे हैं? तो शरद कमल रहे हैं। खेल क्या है? टेबल टेनिस है। कितने पदक इन्होंने जीता है? 3 पदक जीता था। साथ ही साथ ओलंपिक संघ में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? तो ये शरद कमल होंगे। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। और कॉमनवेल्थ गेमों में समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? शरद कमल और निकाहत जरीन को चुना गया था। यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आप विश्वनाथ आनंद जी को भी नहीं भूलना है। अगर पूछा जाए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आप बताएंगे कि विश्वनाथन आनंद थे और महिला के रूप में विजय लक्ष्मी थी। अगर पूछा जाए भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो विश्वनाथन आनंद जी हैं। और हाल ही में विश्व शतरंज संघ, जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है, इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। उम्मीद है ये सारी जानकारियां आपको पसंद आ रही होंगी। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? यहां देखिए विकल्प हमारा जो दिया गया है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा सिक्किम, चौथा जो दिया गया है त्रिपुरा। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर डी सही होगा, त्रिपुरा। अगर हम बात करें यहां तो आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला। अगरतला जो है यहां की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर मानिक साहा। डॉक्टर मानिक साहा जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और सत्यदेव जी जो हैं यहाँ के क्या हैं? यहाँ के सत्यदेव जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या हैं? राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर राज्यों में सेवन सिस्टर के रूप में क्या त्रिपुरा शामिल है, तो आपका जवाब होना चाहिए पूर्वोत्तर राज्यों में जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है उसमें त्रिपुरा शामिल है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। साथ ही साथ पूछा जाता है भारत अपनी सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान से साझा करता है। अगर पूछा जाए त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच विभाजन रेखा जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जीरो लाइन रेखा किनको विभाजित करती है? त्रिपुरा और बांग्लादेश को विभाजित करती है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कोक बरोक भाषा किस राज्य की भाषा है? तो ये त्रिपुरा की है। साथ ही साथ खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो यह भी त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में यहां बात हो रही है बौद्ध से, तो आपको याद रखना है बुद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। अगर पहला प्रश्न पूछा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था, पहला उपदेश जो है यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहां दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। और भाषा भी याद रखेंगे किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में इन्होंने दिया था। अगर पूछा जाए विनिष्क्रमण का संबंध किससे है? तो गृह त्याग जो है यह महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि इनको ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त होता है? तो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है महात्मा बुद्ध को। साथ ही साथ वृक्ष भी पूछा जाता है, तो पीपल वृक्ष के तट नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज प्रश्न अगला है, पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहां दिया था? तो आप याद रखेंगे श्रावस्ती। ध्यान रखेंगे पहला उपदेश अगर पूछा जाए तो सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में जाना जाता है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना को प्रारंभ किया गया है? अब देखिए आप विकल्प हमारे जो ये हैं, पहला बिहार, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, बिहार राज्य के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना प्रारंभ की गई है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के रूप में फागू चौहान जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। और इसका गठन बिहार का कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें गंगा जल आपूर्ति का, इसका उद्देश्य क्या है?
तो बिहार के ऐसे क्षेत्र या ऐसे बस्तियां जहां पर स्वच्छ जल की उपलब्धता अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, वहां स्वच्छ जल की उपलब्धता उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा जल आपूर्ति योजना का। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2014 में प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां से और भी आपको याद रखना है कि गंगा जल आपूर्ति योजना जो है ये जल जीवन मिशन का एक हिस्सा है। आप इसे जरूर नोट डाउन रखेंगे कि जल जीवन मिशन का एक हिस्सा कौन है? गंगा जल आपूर्ति योजना, जो कि बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। अगर हम बात करें, यहां से आपसे पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपको याद रखना है गोमुख से, जो कि उत्तराखंड में है, यहां से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, उत्तराखंड के गोमुख से। साथ ही साथ पूछा जाता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है या किस जिले से? तो बलिया जिला से गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कितने किलोमीटर? तो 2525 किलोमीटर की लंबी जो यात्रा है ये भारत में किसके द्वारा किया जाता है? गंगा नदी के द्वारा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गंगा नदी जो है ये प्रवाहित होती है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में याद रखना है नेशनल वाटरवे 1 किस पे बनाया गया है? किस नदी पर? को गंगा नदी पर बनाया गया है। और कहां से कहां तक? तो आप याद रखेंगे प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है और प्रयागराज जो है ये कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा जल यात्रा कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ किया गया है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए प्रारंभ किया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और डिब्रूगढ़ जो है ये असम राज्य से संबंधित है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, और अगर बात करें वाराणसी में ये गंगा नदी पर 2023 में इसे प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। यह भी काफी चर्चा में रहा है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको बिहार से याद रखना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यह बिहार राज्य से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा, कहां स्थापित की गई है? तो बोध गया बिहार में स्थापित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह खेल परिदृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला स्पेन, दूसरा कनाडा, तीसरा इंग्लैंड, चौथा उज्बेकिस्तान। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। कनाडा ने पहला डेविस कप जीता है और ये 2022 का संस्करण है। तो आप ध्यान रखेंगे उप विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया मित्रों उप विजेता के रूप में रहा है। इसी क्रम में यहां देखिए आपको दिया गया है डेविस कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है और 2022 में पहली बार कनाडा ने डेविस कप का खिताब जीता है। अब अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है मित्रों? ओटावा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है? तो ये कनाडा की है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप यहां गलती नहीं करेंगे। रूस जो है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना कनाडा से दो प्रश्न। 65वां संसदीय बैठक
कहां बुलाई गई थी? तो आपको याद रखना है हेलीफैक्स में बुलाया गया था। और ये कहां से संबंधित है? ये कनाडा से संबंधित है, आपको याद रखना है। और भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ओम बिरला जी द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सबसे पहली बार कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में किया गया था। और कहां? कनाडा के हैमिल्टन में आयोजन किया गया था। और 2022 में 22वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? तो आपको याद रखना है बर्मिंघम, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब होता है? तो ये 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में होता है और ओजोन संरक्षण से संबंधित होता है। इसी नाते इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से न जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के नाम से प्रसिद्ध एक स्थल है विनीपेग। आपसे पूछा जा सकता है गेहूं की प्रसिद्ध मंडी विनीपेग किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में खेल से बात हो रही है तो आपको याद रखना है हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल कप का आयोजन किया गया था भारत में। और विजेता टीम के रूप में कौन रहा? तो स्पेन रहा और उप विजेता के रूप में कोलंबिया रहा। अगर हम बात करें हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया गया था, 8वां संस्करण था। और दूसरी बार विजेता के रूप में कौन रहा? इंग्लैंड रहा। उप विजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान रहा। अगर बात करें 44वां शतरंज ओलंपियाड की, इसका आयोजन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया और विजेता देश कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? अगर हम बात करें विकल्प की तो हमारे विकल्प दिए गए हैं, पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश। यहां आप एक विकल्प सही कर लीजिएगा जो आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। तेलंगाना के द्वारा घोषणा किया गया है भारत के पहले एकीकृत रॉकेट सुविधा को स्थापित किए जाने की। अगर हम बात करें हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है विक्रम यस, ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। और इसका नाम किस आधार पर रखा गया है? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। यहां से इनके संबंध में विक्रम और यश से यहां जो है यश आपको बताया गया है विक्रम साराभाई से संबंधित है विक्रम यश। अगर हम बात करें ये पहली बार स्थापित किया जाएगा, कहां स्थापित किया जाना है? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा एक घोषणा किया गया है। इसी क्रम में तेलंगाना से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन होता है। और इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद जो है इसकी राजधानी है। हैदराबाद पूछा जाता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। अगर बात करें तेलंगाना की तो आपको याद रखना है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तमिल साई सौंदरराजन जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। आपसे पूछा जाता है बधुकम्मा फेस्टिवल, या आपसे पूछा जाता है वेदराम जात्रा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? या फूलों का त्योहार
का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है ये तेलंगाना राज्य से है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे इसरो से आपको याद रखना है, इसरो की ये पहल है। विक्रम एस किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी की होता है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? शोभनाथ जी जो है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। और आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया है, तेलंगाना विल हैव फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी इन नेशन, मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम रॉकेट को स्थापित करने वाला, घोषित करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद की जो किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। और आपको ऑपरेशन पोलो याद रखना है, किससे संबंधित है? तो हैदराबाद को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में बनाए जाने का संबंध किससे है? ऑपरेशन पोलो का ये 1948 में प्रारंभ किया गया था। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे प्रदान किया गया? पहले देखिए दिया गया है गोलकुंडा, दूसरा वाराणसी का काशी मंदिर, तीसरा भायखला स्टेशन, चौथा जो दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, पहले स्थान पे कौन है? तो यहां ऑप्शन नंबर डी सही है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है ये यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया है। और ये किसे दिया गया है? तो पहले स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसको दिया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें अन्य भी शामिल हैं, तो आपको याद रखना है गोलकुंडा यह भी शामिल है, और भायखला स्टेशन यह भी शामिल है। और पहले स्थान पे कौन है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय स्थित है। अब बात हो रही थी यूनेस्को की, तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर हम इनको रिकॉल कर लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 16 नवंबर 1945। कब होती है? 16 नवंबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। क्या है? फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर स्थित है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जो हैं ये वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख के रूप में हैं। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है, भारत में विरासत स्थल जो कि यूनेस्को के द्वारा चुने गए हैं कितने हैं? तो 40 हैं। आपको 2 याद रखना है। 39वां कौन है? तो आप याद रखेंगे रामप्पा मंदिर है, जो कि कहां से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगर बात की जाए 40वां कौन है, तो आपको याद रखना है 40वां जो है ये धौलावीरा है, जो कि गुजरात राज्य से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है अमूर्त विरासत कितने हैं? तो अमूर्त विरासतों की संख्या 14 है। और नवीनतम कौन है? तो दुर्गा पूजा है। और ये कहां से संबंधित है? तो ये कोलकाता से संबंधित है। इसको भी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिविंग रूट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये कहां से संबंधित है? ये मेघालय से संबंधित है। अब इसी प्रश्न के साथ यहां आपसे विदा लेने का समय है। आप देखिए यहां 2 लाइनें और आपके लिए दी गई हैं। दिया गया है, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत की जरूरत है। मतलब सफलता और असफलता में सिर्फ अंतर इतना है कि आपने अगर अच्छी शुरुआत की है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, केवल सफलता के बारे में सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सफलता से बहुत दूर रहने वाले हैं, आप बहुत दूर होने वाले हैं। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।